प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गांव कैसे बसा था और गांव बसने का जो वृतांत है, मैंने मानव के जंगलों से निकलकर मैदानों में आने और मैदानों में आने के बाद एक सौंदर्य युक्त जीवन जब वो जी रहा था, तो ठीक इसी समय क्लाइमेटिक चेंज हुआ था। क्लाइमेटिक चेंज ने हमारे पूर्वजों को कहीं न कहीं से बहुत परेशान किया था और उसी परेशानी का परिणाम था कि मानव ने परिस्थितियों से लड़ना शुरू किया था और परिस्थितियों से लड़ने की इस प्रक्रिया में उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंज हुआ और बायोलॉजिकल चेंज से वह रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा हुआ और रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा होने से उसमें बुद्धि का विकास हुआ। अब बुद्धि के विकास होने से ही सौंदर्य का ये पिपासु मानव अपनी सहजता के लिए जंगलों में रहने के स्थान पर जंगलों के उत्पाद को लेकर जब मैदानों में उसे बोया या आप कह सकते हैं ग्रोन किया, तो उससे उसे जो उत्पादन मिला वो उत्पादन जंगलों में आसान नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो प्रारंभ से ही सहूलियत की चाहत रखता है, उस चाहत के कारण अब वह अपने खेतों के पास खेतों की रखवाली और उसकी सिंचाई के लिए उन्हीं खेतों में अपना घर भी बना बैठा। झोपड़ियों से निर्मित यह घर में जब वो रहने लगा, तो इसी के साथ उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हुआ और घुमक्कड़ जीवन के समाप्त होते ही वह अस्थायी रूप से बसा, जिसका साक्ष्य हमें कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से मिलता है। तो मनुष्य के खेती करने और अस्थायी रूप से रहने के कारण जो एक नया स्वरूप विकसित होता है, उसी को हम गांव कहते हैं। लेकिन गांव में रहता हुआ मनुष्य जब लोहे से परिचित हुआ, तो लोहे ने उसके जीवन को बदल डाला। अब लोहे के कारण अतिरिक्त उत्पादन हुआ और अतिरिक्त उत्पादन के कारण जो बचत आई, उसी बचत ने बाजार को विकसित किया और यही बाजार कालांतर में चल करके नगरों में बदला। क्लियर? तो इस प्रकार आपको हमने समझा दिया कि गांव कैसे बसा, बाजार कैसे आई और बाजार ने व्यापारी को कैसे जन्म दिया, बचत की उसमें क्या भूमिका थी। ठीक है, इन पर चर्चा करने के बाद आज मैं आपको लिए चल रहा हूं प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुलर इंडिया, जो कि शुरू होता है पश्चिम में सरक्रिक से, ठीक है, और पूर्व में कोरविन लॉन्ग से। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जो न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट है, उसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखते हैं, तो हमें बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा। अगर आप देखें तो ये इंडिया का मैप है और इंडिया के इस मैप में ये सरक्रिक है और ये है कोरवी एनलॉन्ग, और कोरवी एनलॉन्ग से यहाँ तक का जो हिस्सा आप मिला दें, ऐसे आप मिला दें, सॉरी, ऐसे आप मिला दें, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर?
प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और इधर नीचे हिंद महासागर है। तो एक महासागर और दो समुद्रों से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्लियर? अब देखो, एक चीज याद रखना कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए, जब गांव में उत्पादन होगा तो उस उत्पादन से विषमता आएगी, और उस विषमता में गुलाम और मालिक का एक नया संबंध विकसित होगा। और उसे ही हम लोगों ने चल करके उत्तर भारत में क्या कहा था? ग्राम प्रधान कहा था, ग्राम भोजक कहा था, ग्रामणी कहा था। और दक्षिण भारत में हम गांव के उन्हीं प्रधानों को, उन्हीं जमींदारों को, उन्हीं सामंतों को बेल्लार कहे थे। ठीक है? तो अब वहां जो बेल्लार हैं, ठीक है, वह बेसिकली तीन उभर कर आते हैं, जिन्हें, ठीक है, तीन चीफ हम लोग कहेंगे। ठीक है? और ये तीन चीफ होंगे चेर, चोल और पांड्य। ठीक है? तो उस पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग पहली बात देखते हैं कि जो आप ये पेनिनसुलर इंडिया देख रहे हैं ना, इसमें आप कह रहा है कि अलोंग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेटूज एंड रिवर वैलीज। कह रहा है कि ये जो आप पूरे के पूरे हिस्से देख रहे हैं, ये लगभग आधा भारत है ये। क्लियर? अब आधा भारत ये लैंडलॉक्ड है, चारों ओर से स्थलबद्ध है। और ये जो है, ठीक है, आप कहोगे कि सर तीन साइड से ये समुद्रों से मतलब समुद्र से दो साइड में, एक साइड में महासागर से घिरा हुआ, आप सामान्यतः समुद्र ही कहते हैं। तो अब ये जो कोस्टल लाइन है ये बहुत लंबी है। क्लियर? और इस लंबे भूभाग में बहुत से हिल्स हैं, ठीक, जिसे आप भूगोल में पढ़ते हैं, बहुत से पठार हैं और रिवर भी हैं। ठीक है? अब जरा देखिए, इस बड़े हिस्से में अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर में आप ये देखिए, ये तो नर्मदा को छोड़ दीजिए आप। ठीक है? ये देखिए गोदावरी चल रही है, ये रिवर गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये कावेरी है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो रिवर कावेरी है यह हाई फर्टाइल, कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड। मतलब जो कावेरी नहीं, कावेरी वैली इज द मोस्ट फर्टाइल एरियाज। ठीक है? अब देखो, इस फर्टाइल एरिया पर कह रहा है कि ये जो कावेरी वैली है ये मोस्ट फर्टाइल है। ठीक है ना? अब कह रहा है कि इस पर जो कंट्रोल हो, जिसका होगा वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो कह रहा है कि कंट्रोल्ड थ्री चीफ्स एंड किंग। इस पर कौन कंट्रोल कर रहा है? तीन प्रधान कर रहे हैं इस पर कंट्रोल। ठीक है? चीफ्स एंड किंग्स कर रहे हैं। ये चीफ ही बाद में किंग में बदलेंगे। क्लियर? अब ये कौन कौन से हैं? तो कह रहा है चोला, चेराज एंड पांडाज। ठीक है? ये जो तीन चीफ हैं, यही तीन चीफ ही तीन राजाओं में बदलेंगे। ठीक है? अब ये देखो, मुवेंदर, मुवेंदर ये लिखा है। इन तीनों को, ये जो तीन चीफ हैं या तीन राजा हैं, इनको क्या कहा गया? मुवेंदर कहा गया है। कहां पर कहा गया? तो आप कहोगे कि संगम पोयम में या संगम लिटरेचर में आप कह सकते हैं, जो संगम साहित्य है उसमें इन्हें मूवेंदर के नाम से पुकारा गया। अब मूवेंदर का मतलब ही होता है, ठीक है, मूवेंदर इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, द चोला, चेरा एंड पांडवाज। ठीक है? मतलब ये कह रहा है कि जो संगम लिटरेचर है, उन संगम लिटरेचर में इन तीनों को सम्मिलित रूप में मूवेंदर कहा गया है। ठीक है? और यह एक तमिल वर्ड है। ठीक है? तो आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि मूवेंदर क्या है। ठीक है? अब इसके बाद हमें एक और पॉइंट करना है, क्या? कि ईच ऑफ थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर्स। बात को आप समझो। आप
देखो, ये कह रहा है कि ईच ऑफ थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर्स। तो ईच की बात कर रहा है, मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक एक की बात कर रहा है। तो चेर हो गया, चोल हो गया और पांड हो गया। फिर कह रहा है कि चेरों की भी दो राजधानियां होंगी, पांडव की भी दो राजधानियां होंगी और चोलों की भी दो राजधानियां होंगी। तो कुल कितनी राजधानियां हुई? 6 हो जाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम थोड़े और दूर की यात्रा करें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो राजधानियां हैं प्रत्येक की दो हैं, और ये राजधानियां एक इनलैंड में होती थी और दूसरी कहाँ थी? कोस्ट में होती थी, कोस्टल एरिया में होती थी। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं क्या कि ये 6 होंगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया था। और अब आप अगली बातें करें तो कह रहा है कि ये जो 6 सिटीज हैं इसमें दो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वे दो अत्यधिक जो महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कह रहा है कि देखो, एक चोल पोर्ट है, बंदरगाह है, और उसका नाम क्या है? पुहार है या कावेरी पत्तनम। ठीक है, कावेरी के मुहाने पर स्थित होने के नाते इसे कावेरी पत्तनम कहा जा रहा है, और यह चोलों की राजधानी थी। क्लियर? और दूसरा जो महत्वपूर्ण शहर है वो है मदुरई। ठीक है, और मदुरई किसकी राजधानी है? आप कहेंगे पांड्य की राजधानी है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, पुहार भी लिखा है, ये मदुरई भी आपके बीच में दिखाया जा रहा है। मैप से देख करके अगर आप स्टडी करते हैं तो ये स्टडी, ठीक है, अमिट होती है, वो भूलती नहीं और एक नौ विचार दे करके जाती है। क्लियर? और अब अगली बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको जानना जरूरी है। देखिए, कह रहा है कि ये जो चीफ हैं, तीनों चीफ हैं, द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। ये जो तीनों राजा हैं, ठीक है, यह नियमित रूप से टैक्स को इकट्ठा नहीं करते थे। अब आपके सामने ये प्रश्न आता होगा कि जब ये नियमित टैक्स नहीं लेते तो आखिर इनका खर्च कैसे चलता है और इनके पास बचत कहाँ से आती थी? ठीक है, क्लियर? तो ये चीज देखिए, आप ये तीन चीजें आपके सामने आई। कह रहा है कि ये जो राजा लोग हैं ये रेगुलर टैक्स नहीं लेते, तो लेते क्या है? तो कह रहा है कि वे रिसीव्ड गिफ्ट लेते हैं, अपनी जनता से वो उपहार मांगते थे। और इसके अतिरिक्त दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। ठीक है, देखो, ये रेगुलर टैक्स इकट्ठा नहीं करते थे, अनियमित थे ये। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं था, टैक्स तो था ही, लेकिन वो रेगुलर नहीं था। वे अपनी जनता से गिफ्ट लेते थे, फिर पड़ोसी क्षेत्रों में ये मिलिट्री एक्शन करके, ठीक है, और वहां से भी, ठीक है, ये धन का अर्जन करते थे। और इस प्रकार से इनके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ आ गया था, बहुत बड़े धनवान लोग हो गए थे। और इस धन को उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया? तो कह रहा है कि एक तो वो अपने ऐशो आराम के लिए करते थे। क्लियर? और दूसरे में वो क्या करते थे? ठीक है, तो कहता है कि वो सोल्जर्स के लिए, सैनिकों पर खर्च करते थे, मिलिट्री पर खर्च करते थे। और कहाँ खर्च करते थे? तो कह रहा है कि मिलिट्री पर और पोएट पर करते थे। ठीक है, ये पोएट लोग क्या करते हैं? तो कह रहा है कि देखो, ये जो पोएट लोग होते हैं, ये पोएट लोग, ठीक है, अपने राजाओं या चीफ की प्रशस्ति गाते थे, प्रशस्ति लिखते थे, और इनको बड़े बड़े उपहार मिलते थे। और इन्हीं पोएटों के लिटरेचर को सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है, मदुरा में, या आप कह सकते हैं कि पांड्य राजधानी मदुरा में 3 संगम हुए हैं। ठीक है, क्लियर? अब आप कहोगे कि सर मदुरा में हुआ है, बीच में तो कपाटपुरम में भी हुआ था, दूसरी संगत तो कपाटपुरम में। कपाटपुरम भी मदुरा का ही एक कॉलोनी है, एक शहर है उसका। ठीक है ना? तो अब आपने ये भी चीज समझ लिया, इसका मतलब उस समय जो पोएट्स थे वो अत्यधिक सम्मानी पद हुआ करता था। अब इसके बाद हम लोग अगली बातें करते हैं। देखिए, अगली अगर हम बात करें आपसे, तो
आपके बीच में एक मैप दिया जा रहा है। इस मैप को आप ध्यान से देखें, ठीक है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके बीच में इंडिया का मैप है, ठीक। और इस इंडिया के मैप को, ठीक है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, क्लियर, एक साम्राज्य बाधित कर रहा है। और इस साम्राज्य का नाम है, ऊपर लिखा गया है, सातवाहन एम्पायर, क्लियर। कोस्टल एरिया में जो किंगडम है उसमें एक किंगडम आ रहा है सातवाहन। अब एक चीज बताओ, और ये नीचे क्या है, ये चेर हो गया, ये आपका चोल हो गया, ये आपका हिस्सा पांड हो गया। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी उत्तर से चल करके दक्षिण में आना चाहता है तो कैसे आएगा? ठीक है, वो तो आ नहीं पाएगा ना। और वो तब तक नहीं आ पाएगा जब तक कि सातवाहन नहीं चाहेंगे। और सातवाहन कब चाहेंगे कि आप यहां जाएं? तो सातवाहन जाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे? रास्ता देने के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए वह शुल्क लेंगे, टैक्स लेंगे। और यही कारण है कि सातवाहनों की टाइटिल है, सातवाहन जो राजा हैं उनकी टाइटिल है दक्षिणा पथ, पति भी कह सकते हैं, स्वामी भी कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिण के मार्ग में, जो दक्षिण का मार्ग जाता है, उसके कंट्रोलर हैं कौन? सातवाहन। अब एक चीज आप देखो, क्या चीज आपको जानना है? देखो, ये लोग ही नहीं, मतलब कोई भी उस जमाने में कोई भी लोग क्या करते थे। जब हमने आपको पहला वीडियो दिया था विलेज का, तो हमने आपसे कहा था कि जो ग्राम भोजक थे या बेल्लार लोग थे, गांव के जो मुखिया लोग थे, वो अपने गांव से या अपने क्षेत्र से निकलने वाले जो रास्ते थे उस पर ये नियंत्रण कर लेते थे, और बदले में उनसे शुल्क वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे। और न देने पर, ठीक है, क्या करते थे? ठीक है, उनको जाने नहीं देते थे। और अगर पैसा उसको दिया जा रहा है, टैक्स उसको दिया जा रहा है, तो वो लोग करते क्या थे कि उनकी सिक्योरिटी करते थे, ठीक है। तो यही चीज आपके बीच में यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी चीजें कर दी गई हैं। वैसे तो सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर है, ठीक है, वह आदि पुरुष आप कह सकते हैं, वो सिमुक है, ठीक है। लेकिन जो रियल फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ सातवाहन है, वह कौन है? तो आप कहेंगे कि सर वो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है। अब गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? तो कह रहा है अभिलेखों से जानते हैं, इंस्क्रिप्शन से जानते हैं। एंड जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन को किसने उत्कीर्ण कराया है? तो कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ है गौतमी बलश्री, और गौतमी बलश्री के जो इंस्क्रिप्शन है वो नासिक में, ठीक है, आज भी खड़े हैं, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सिल्क रूट की बात की गई। सिल्क रूट की बातें क्यों की गई? क्योंकि ये दक्षिणा पथ को समझाने के लिए, दक्षिणा पथ आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसके लिए सिल्क रूट की बात की गई थी, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, आप जो सिल्क रूट है ये निकलता कहाँ से था? तो देखो, एग्जैक्टली exactly, तो ये निकल रहा है चीन के बीजिंग से और संघाई से, ठीक है। फिर चाइना वॉल के पैरेलल चलते हुए, ठीक है, और टकनामाकन डेजर्ट से होते हुए फिर ये क्या करता है, ठीक है, भारत में भी प्रवेश करता है, ठीक है। और सिंध के पैरेलल चलते हुए या अफगानिस्तान में, ईरान में होते हुए, और यह रोम को जाया करता था। सिनाई प्रांत जहां आज आप देख रहे हैं, ठीक है, कि डिस्टरबेंस चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच, ठीक है। तो वहां से होते हुए फिर ये कहाँ पहुंच जाता था? आप कहोगे कि सर यह रोम को पहुंचता था। अब ये चूंकि रूट जो है सिल्क रूट, यह भारत से निकलता था, और भारत में उस समय कुषाणों का शासन था। और कुषाणों ने सिल्क रूट से इतने पैसे कमाए, इतनी अर्निंग की, कि आप याद रखना कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। अगर इकोनॉमिकल गोल्डन पीरियड कोई है तो वह कुषाणों का काल है, ठीक है, याद रखना, नॉट गुप्ताज, ठीक है। अच्छा,
अब ये देखो कि ये इन इस सिल्क रूट से ही तो इनको पैसा मिला, गिफ्ट मिला, टैक्सेस मिला, ठीक है, और भी उपहार मिले, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अगर ये लोग नहीं देते थे तो राजा ही क्या करता था, ठीक है, राजा इनको कोई सुरक्षा नहीं देता था, और ये व्यापारी, ये डकैतों को आप देख रहे होंगे कि डकैतों के द्वारा ये लूट लिए जाते थे, और अगर ये टैक्स देते थे तो जो किंगशिप है वो अपनी फौज का प्रयोग करते हुए इन व्यापारियों की रक्षा करती रहती थी, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा आपके बीच में और आगे चलना चाहेंगे, ठीक है, और वो है अरिकामेडू। देखिए अरिकामेडू, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप कहेंगे सर मद्रास के पास पांडिचेरी है, ठीक है, और इसी पांडिचेरी पर, ठीक है, स्थित है अरिकामेडू। क्लियर। और ये जो अरिकामेडू है, ठीक है, यहाँ से रोमन जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका बहुत साक्ष्य मिलता है, ठीक है। यहीं से रोमन एम्फीफोर और एरेंटाइन नाम के क्या मिलते हैं, वेयर मिलते हैं। एम्फीफोर जो वेयर होता है, ठीक है, इसका प्रयोग वो लोग किसके लिए करते थे, तो आप कहेंगे कि सर इसका प्रयोग मुख्यतः वाइन रखने के लिए, और किसके लिए करते थे, तो आप कहोगे कि सर तेल रखने के लिए। क्लियर। और यह भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर जिस जार का प्रयोग किया जाता था वह जार क्या है, MP4 है। एक बार हम आपके माइंड में आ जाए इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं, उसमें दो हैंडल लगते थे। क्लियर। ठीक, क्लियर। और इसके बाद है एरेंटाइन। एरेंटाइन जो है यह इटली का एक शहर है, और वहां पर जिस मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था उसी को एरेंटाइन वेयर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, और ये भी हमें याद रखना है कि यहीं से जो अरकामेडू है, इसी अरकामेडू से हमको क्या मिलता है, आप कहेंगे कि सर इटालियन जो ग्लॉसवेयर हैं वो मिलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जेम्स मिलते हैं, जेम्स का मतलब बहुत सारे रत्न मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको आज बता दिया कि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उसमें जो गांव के जमींदार थे या सामंत थे उन्होंने कैसे तीन राजवंशों का निर्माण किया है। क्लियर। तो ये हमने आपको एक आधारशिला दिया। क्लियर। और इस आधारशिला पर हम भवन बनाएंगे, लेकिन कल आज इतना ही। गुड एंड ग्रेट डे। थैंक यू।